अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं पठान नाजिम आप सभी का हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि सीटेट दिसंबर 2024 का इम्तिहान 14 दिसंबर 2024 को कंडक्ट करवाया जाएगा। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आपको उर्दू पैडागोजी से रिलेटेड क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि आपको मुकम्मल उर्दू पैडागोजी की कंप्लीट नोट्स अवेलेबल करवाई जाएंगी, जिसमें मुकम्मल निसाब आपको विद एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है। तमाम तदरीसी इम्तिहान के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल नोट्स है, जिसमें मुकम्मल उर्दू पैडागोजी यहाँ पर डिस्कस की गई है तफसीली वजाहत के साथ। आपको 50+ गुज़िश्ता साल पूछे गए सवालात भी इसमें दिए जाएंगे। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड और लैंग्वेज फ़र्स्ट और लैंग्वेज सेकंड दोनों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और हेल्पफुल नोट्स है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको 3 मॉडल क्वेश्चन पेपर भी दिए जाएंगे विथ आंसर की। फ्रेंड्स, इसकी फ़ीस ओनली 199 रुपीज़ है। जो कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और आपको ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा सीटेट दिसंबर 2024 के लिए। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम सेशन की तरफ, टॉपिक की तरफ। जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, हम इस सेशन में, इस टॉपिक में ज़बान की आमोजिश और हुसूलियाबी और ज़बान के हिस्से, ज़बान की बोली और ज़बान, इससे रिलेटेड जो है तो इन्फॉर्मेशन हासिल करने वाले हैं। बहुत ही अमेजिंग टॉपिक होने वाला है दोस्तों। तो जैसे कि ज़बान की आमोजिश और हुसूलियाबी से क्या मुराद है, ज़बान क्या है। ज़बान इंसान के ख़यालात, जज्बात, एहसासात और ज़रूरियात की तरसील का वसीला है। नेक्स्ट है, ज़बान समाजी तामुलात का नतीजा है। समाजी तामुलात की वजह से बच्चा नक़ल के ज़रिए ज़बान सीखता है। तो दोस्तों, बच्चा जो होते हैं वो ज़बान नक़ल के ज़रिए सीखते हैं, और ज़बान इंसान के ख़यालात, जज्बात, एहसासात और ज़रूरियात की तरसील का एक अहम वसीला है। ज़बान समाजी ज़िंदगी को बामकसद बनाती है। ज़बान के ज़रिए जो हमारी ज़िंदगी होती है, जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं, जिस माहौल में हम रहते हैं, तो वहाँ की जो हमारी ज़िंदगी होती है उसको ज़बान बामकसद बनाती है। उसके बाद ज़बान इल्म हासिल करने के एक ज़रिए के तौर पर इस्तेमाल होती है। तो ज़बान का इस्तेमाल इल्म हासिल करने के लिए भी होता है, लैंग्वेज को सीखने के लिए भी होता है। लैंग्वेज का इस्तेमाल जो है तो नॉलेज यानी कि एजुकेशन हासिल करने के लिए भी होता है। तो यहाँ पर है, ज़बान अदब, फ़न और तहज़ीब व तमद्दुन की नशोनुमा करने में मुआविन होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये बतलाया जा रहा है कि ज़बान अदब, फ़न और तहज़ीब व तमद्दुन की जो नशोनुमा है, डेवलपमेंट है, उसमें भी मददगार और मुआविन होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, ज़बान और रस्मुल ख़त के दरमियान कोई मुतय्यन रिश्ता नहीं होता। रस्मुल ख़त से मुराद यहाँ पर राइटिंग वर्क कहेंगे हम, लिखना जिसे कहेंगे। जो ज़बान कोई जो भी ज़बान होती है उसका एक रस्मुल ख़त होता है, यानी कि तहरीरी शक्ल होती है। तो ज़बान रस्मुल ख़त के दरमियान कोई मुतय्यन रिश्ता नहीं होता। कोई भी ज़बान किसी भी रस्मुल ख़त में लिखी जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि यानी कि ज़बान रस्मुल ख़त की ताबे नहीं होती। तो ज़बान जो है तो दोस्तों रस्मुल ख़त की ताबे नहीं होती है। नेक्स्ट है, माहिरीन लिसानियात ज़बान को लुग़त और क़वाइद का इम्तिज़ाज मानते हैं। नेक्स्ट है, ज़बान और समाज के माबैन एक ऐसा रिश्ता है जिसके ज़रिए ना तो ज़बान की तरक्की मुमकिन है और ना ही समाज की तरक्की। यानी कि ज़बान और समाज का आपस में गहरा ताल्लुक़ है, कॉम्बिनेशन है। ज़बान के ज़रिए ही समाज की तरक्की यहाँ पर मुमकिन होती है, और समाज में ज़बान बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। ज़बान का मुताल्ला इल्म लिसानियात कहलाता है, यानी कि ज़बान को जो नॉलेज है, जो मुताल्ला है, वो इल्म लिसानियात जिसे कहते हैं। नेक्स्ट है, ज़बान को 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। कौन कौन से 3 हिस्से,
वो हम देखेंगे। सबसे पहले इशारों की ज़बान, नेक्स्ट है आवाज़ों की ज़बान, और उसके बाद है अलामतों की ज़बान। तो दोस्तों ज़बान को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, इशारों की ज़बान, आवाज़ों की ज़बान और अलामतों की ज़बान। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इशारों की ज़बान। इशारों की ज़बान से मुराद जब हम हाथ, पाँव, सर, आँख या चेहरे के तासुरात का इस्तेमाल करके अपने ख़यालात और जज्बात दूसरों तक पहुंचाते हैं तो ये इशारों की ज़बान कहलाती है। नंबर 2 है ज़ू लिसानी और कसीर लिसानी माहौल में इशारात की ज़बान अहम रोल अदा करती है। यानी कि जिस माहौल में एक से ज़्यादा ज़बानें बोली जाती हैं, अगर एक फ़र्द को, एक व्यक्ति को, इंसान को दूसरे फ़र्द की लैंग्वेज अगर नहीं समझ में आती है तो वो आपस में इशारों के ज़रिए बातचीत करते हैं, जैसे कि खाना खाना है या पानी पीना वगैरह। तो यहाँ पर इशारों की ज़बान एक अहम किरदार, अहम रोल अदा करती है। नेक्स्ट है इशारात की ज़बान का कमज़ोर पहलू ये है कि इसके ज़रिए मुजर्रद तस्वुरात पेश नहीं किए जा सकते। यानी कि जो जामिद तस्वुरात होते हैं, मुजर्रद तस्वुरात होते हैं, उसको पेश नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट है आवाज़ों की ज़बान। आवाज़ों की ज़बान से मुराद ज़बान का सीखना एक इक्तिसाबी अमल है। बच्चे का अपने गर्द पेश जिन जिन लोगों से साबिक़ा पड़ता है वो कोई ना कोई ज़बान बोलते हैं। बच्चा उन्हें नकल करके आवाज़ों को दोहरा कर ज़बान सीखता है और उस पर महारत हासिल कर लेता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये बतलाया जा रहा है कि ज़बान, आवाज़ों की जो ज़बान होती है, बच्चा अपने गर्दोपेश यानी कि अपने जिस माहौल में बच्चा पैदा होता है और वहाँ पर जो लैंग्वेज बोली जाती है, जो ज़बान वहाँ पर बोली जाती है, जिस किस्म की बातचीत होती है, तो वो सुनकर जो है तो बच्चा ज़बान की नकल करता है, ज़बान को सीखता है। जैसे कि कोई भी माहौल में, चाहे वो अदर कंट्रीज़ हो, जैसे कि अमेरिका में अगर कोई बच्चा पैदा होता है, वहाँ की जो बोलचाल रहेंगी बच्चा उस अंदाज में उसको सीखेगा। इंडिया में जहाँ पर भी जो है तो जो माहौल में बच्चा होगा, पैदा होगा, तो वो जो लैंग्वेज वो सीखेगा, सुनेगा, वही जो है तो वो बोलेगा। इस तरीके से ज़बान का सीखना एक इक्तिसाबी अमल है। यानी कि सीखना ज़बान का ये अमल है और ज़बान बच्चे के अपने गर्दों पे जिन जिन लोगों से साबिक़ा पड़ता है, यानी कि जिन जिन लोगों से उसका राब्ता होता है, उसका ताल्लुक़ होता है, तो वो कोई ना कोई ज़बान बोलते हैं। बच्चा उन्हें नकल करके आवाज़ों को दोहरा कर ज़बान सीखता है और उस पर महारत हासिल कर लेता है। इस तरीके से नेक्स्ट है अलामतों की ज़बान। अलामतों की ज़बान से मुराद जब किसी आवाज़ को किसी मख़सूस अलामत से ज़ाहिर किया जाता है तो वो तहरीर की शक्ल ले लेती है। तहरीरी शक्ल में ज़बान एक मुस्तकिल शक्ल है। जैसे कि आपको यहाँ पर तहरीरी मवाद नज़र आ रहा है और इसको आप रीड कर सकते हो, पढ़ सकते हो। तो जब किसी आवाज़ को मख़सूस अलामत से ज़ाहिर किया जाता है, अब यहाँ पर जितनी भी लाइनें पढ़ी जा रही है, इसको मख़सूस आवाज़ से ज़ाहिर किया जा रहा है, इसीलिए तो वो तहरीर की शक्ल ले लेती है। तहरीरी शक्ल में ज़बान एक मुस्तकिल शक्ल है। ज़बान एक मुस्तकिल शक्ल है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। इशारों की ज़बान, उसके बाद है आवाज़ की ज़बान और अलामतों की ज़बान। मुख्तलिफ़ लैंग्वेज मुख्तलिफ़ जो है तो अलामतों से ज़ाहिर किए जाते हैं। जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज है, उसमें ABCD के ज़रिए जो है तो उसको ज़ाहिर किया जाता है, उसकी तहरीरी शक्ल है। उसके बाद हम देखेंगे बोली और ज़बान, इसमें क्या फ़र्क है, क्या जो है तो डिफरेंट है, वो हम इसमें देखने वाले हैं। जैसे कि बोली ज़बान के मुकाबले एक छोटे इलाके या मखसूस ग्रोह के दरमियान बोली जाती है। इसकी कोई तहरीरी शक्ल नहीं होती, इसकी कोई मुनज़्ज़म शक्ल और ज़वाबित नहीं होते, इसमें अक्सर तब्दीलियाँ आती रहती है। दूसरे जानिब ज़बान एक वसी तर नज़रिया है, इसके मुआयने उसूल व ज़वाबित और मुस्तकिल फ़ितरत होती है। तो दोस्तों यहाँ पर इस बात की वज़ाहत की गई है कि बोली और ज़बान में डिफरेंट है, फ़र्क है कि बोली और ज़बान के मुकाबले एक छोटे इलाके मखसूस ग्रोह के दरमियान बोली जाती है। बोली जो होती है वो एक कबीले, एक जो है तो ग्रोह, एक जो है तो इलाके में बोली जाती है। इसकी कोई तहरीरी शक्ल नहीं होती, इसकी जो है तो तहरीरी शक्ल नहीं होती और
मुनज़्ज़म शक्ल और ज़वाबित नहीं होते, इसमें अक्सर तब्दीली आती रहती हैं, इसमें चेंजेस जो है तो होते रहते हैं। उसके बाद है दूसरी जानिब ज़बान एक वसी तर नज़रिया है, इसके मुआयने उसूल व ज़वाबित और मुस्तकिल फ़ितरत होती है। यानी कि ज़बान के अंदर उसूल व ज़वाबित होते हैं, ग्रामर होता है और लुग़त वग़ैरह में जो है तो उसके अल्फ़ाज़ मायनी जितनी भी चीज़ें वो ग्रामर में आ जाएंगी, क़वाइद होते हैं। इसी बात की वज़ाहत यहाँ पर की गई है बोली और ज़बान में। तो दोस्तों बोली की कोई जो है तो शक्ल नहीं होती, तहरीरी शक्ल नहीं होती, बोली चेंज होती रहती, बट ज़बान यानी लैंग्वेज इसका एक वसी तर नज़रिया होता है और उसूल और ज़वाबित जो है तो इसमें होते हैं, क़वाइद होते हैं और मुस्तकिल फ़ितरत में जो है तो ये मुस्तकिल फ़ितरत होती है। तो इस बात की यहाँ पर वज़ाहत की गई। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बोली और ज़बान से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन समझ में आए होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई आपके जहन व गुमान में जो भी सवाल हो, नीचे कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है मादरी ज़बान। तो यहाँ पर मादरी ज़बान से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम देखेंगे कि मादरी ज़बान किसे कहते हैं। मादरी ज़बान से मुराद बच्चे के घर, कुंबे और आस पड़ोस में बोली जाने वाली ज़बान से है। ये वो ज़बान है जिसे बच्चा अपने आसपास से फितरी तौर पर हासिल करता है। स्कूली तालीम से क़ब्ल ही बच्चा अपनी मादरी ज़बान की बारीकियों, पेचीदगियों और तश्कील को अपने अंदर जज़्ब कर लेता है और मुकम्मल लिसानी सलाहियत रखता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मादरी ज़बान से मुराद बच्चा जब अपने घर में या फिर कुंबे में या माहौल में या आस पड़ोस में जो बोली जाने वाली ज़बान होती है वो उसकी मादरी ज़बान होती है। वो वो ज़बान है जिसे बच्चा अपने आसपास से फ़ितरी तौर पर हासिल करता है। फ़ितरी तौर पर यानी क़ुदरती तौर पर जो है तो बच्चा हासिल करता है। ऐसा नहीं है कि जो छोटे बच्चे होते हैं जो पैदा होते हैं उनकी भी क्लास भराई जाती है और उनको भी ज़बान सिखाई जाती है, इस तरीके से नहीं होता है फ्रेंड्स। इनको जो है ये ख़ुद फ़ितरी तौर पर, क़ुदरती तौर पर सुनकर ज़बान को बोलना स्टार्ट करते हैं। तो ये फ़ितरी चीज़ होती है, क़ुदरती चीज़ है। स्कूली तालीम से क़ब्ल यानी कि स्कूल में जाने से पहले बच्चा अपनी मादरी ज़बान की बारीकियों, पेचीदगी और तश्कील को अपने अंदर जज़्ब कर लेता है और मुकम्मल लिसानी सलाहियत रखता है। तो फ्रेंड्स ये जो टॉपिक है, ये जो जुमला है कि स्कूल में जाने से पहले मुकम्मल लिसानी सलाहियत यहाँ पर जो है तो बच्चा रखता है। मुकम्मल जो है तो उसको ज़बान से वाबस्तगी होती है और वो ज़बान सीख चुका होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कई बार तो बच्चे स्कूल आने से क़ब्ल ही एक से ज़्यादा ज़बानें बोलना और समझना सीख लेते हैं। तो यहाँ पर इस पॉइंट में इस बात की वजाहत की गई है कि कई बार बच्चे जो है तो एक से ज़्यादा यानी कि एक से दो से तीन जो है तो ज़बानें बोलना सीख लेते हैं स्कूल में जाने से क़ब्ल ही, क्योंकि आस पड़ोस में उनके जो माहौल होता है, जैसे कि मराठी बोली जाने वाली ज़बान है। उसके बाद जितने भी हमारे इंडिया में स्टेट है, जो आस पड़ोस में मुख्तलिफ जो है तो लोग रहते हैं, तो आस पड़ोस के बच्चों के अंदर जो तो रहकर खेलने में, कूदने में जो तो फ्रेंड सर्कल में अक्सर बच्चे आस पड़ोस की ज़बान सीख जाते हैं और बोलना जो है तो स्टार्ट कर दें। मतलब एक से ज़्यादा ज़बानें वो सीख जाते हैं माहौल के मुताबिक, मतलब माहौल में रहते हुए, क्योंकि उनको जो तो माहौल उस तरीके का मिल जाता है। आस पड़ोस के जो बच्चे होते हैं वो अदर लैंग्वेजेस बोलते हैं, जैसे कि मराठी या फिर हिंदी या गुजराती, तमिल वगैरह, तो उस तरीके से बच्चे ज़बान को सीख लेते हैं। तालीम खुसूसन प्राइमरी सतह पर मादरी ज़बान में होने की हिमायत करते हैं। तो यहाँ पर जो तालीम है, स्कूली तालीम, स्कूल का जो निसाब है, तो वो मादरी ज़बान में, प्राइमरी सतह पर मादरी ज़बान में होने की हिमायत करती है। यानी कि बच्चों को जो तालीम दी जाती है दोस्तों स्टार्टिंग में प्राइमरी लेवल पर, उसमें मादरी ज़बान इस्तेमाल करना चाहिए ताकि बच्चों को जल्दी समझ में आए और टीचर को भी जो है तो मादरी ज़बान, बच्चों की जो मादरी ज़बान है, जो लैंग्वेज है, उसको फ़ौक़ियत देना चाहिए, उसको जो है तो इम्पोर्टेंट और अहमियत देना चाहिए, ना कि उसको मतलब इग्नोर करना चाहिए। नेक्स्ट है मादरी ज़बान ही वो वसीला है जिससे बच्चा अपने आप को बाहरी दुनिया से मरबूत कर पाता है और सीखने में फितरीपन आता है। तो यहाँ पर मादरी ज़बान को बहुत ही इम्पोर्टेंट दिया गया है दोस्तों। इससे मुतालिक हम
इस पॉइंट में देखेंगे कि अप्रैल 2009 से नाफिजुल अमल बच्चों का मुफ्त और लाजमी तालीम का हक़, जिसे RT 2009 के मुताबिक जहाँ तक मुमकिन हो बच्चे की इब्तदाई तालीम उसकी मादरी ज़बान में होनी चाहिए। तो दोस्तों RT 2009 के मुताबिक जो GR लागू है, तो इस GR के अंदर, इस एक्ट के अंदर बच्चों की जो प्राइमरी सतह की तालीम है, जिसे इब्तदाई तालीम कहते हैं, वो मादरी ज़बान में होनी चाहिए। ये जो है तो यहाँ पर कहा गया है। नेक्स्ट है हिंदुस्तानी आइन के आर्टिकल A350, यहाँ पर इसको आपको ज़हन नशीन रखना है। A350 में बच्चों को मादरी ज़बान में तालीम देने का हक़ देता है। ये हिंदुस्तानी आइन के मुताबिक जो है तो आर्टिकल है, और जहाँ पर जिसमें ये मेंशन किया गया है कि मादरी ज़बान में तालीम देने का बच्चों को जो है तो हक़ ये आर्टिकल देता है। नेक्स्ट है कौमी दरसियात का खाका, जिसे NCE 2005 का ख्याल कि बच्चे अपने इल्म की तश्कील ख़ुद करते हैं, तभी हकीकत बन सकता है जब हम बच्चों को मादरी ज़बान में इजहार और तफक्कुर करने की आज़ादी देते। यानी कि बच्चों को मादरी ज़बान में इजहार ख़याल और गौर व फिक्र करने की जो तो आज़ादी देना चाहिए टीचर को भी। तो ये तमाम चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई है। नेक्स्ट है मल्टीलिंगुअलिज़म। मल्टीलिंगुअलिज़म यानी कि बच्चों की मादरी ज़बान और कसीरुल लिसानियात। कसीरुल लिसानियात से मुराद एक से ज़्यादा ज़बानें होते हैं, और मादरी ज़बान जो हम हमारे माहौल में जो बातचीत करते हैं, जो बोलते हैं, उसे मादरी ज़बान कहते हैं। नेक्स्ट है मल्टीलिंगुअलिज़म को जमात में कबूल करना चाहिए। यानी कि स्कूल की जो जमात होती है, जो क्लासेस होते हैं, उसमें मल्टीलिंगुअलिज़म एक से ज़्यादा ज़बानें बोलने वाले जो तो बच्चे होते हैं, और उसको टीचर को कबूल करना चाहिए। मादरी ज़बान दूसरी ज़बान और गैर मुल्की ज़बान सीखने में मुआविन होती है। जो मादरी ज़बान होती है फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, जो कि गैर मुल्की ज़बान और दूसरी ज़बान सीखने में मददगार और मुआविन होती है। नेक्स्ट है मियारी ज़बान। मियारी ज़बान से क्या मुराद है? मियारी ज़बान उस ज़बान को कहते हैं जो किसी ज़बान की मुख्तलिफ़ बोलियों में से एक होती है और अदबी इक़्तिदार के पस मंज़र में काबिल क़बूल मानी जाती है। इस ज़बान की दूसरी शक्ल को इसकी बोलियाँ कहा जाता है, तो इसे मियारी ज़बान कहते हैं। नेक्स्ट है ज़बान का इक्तिसाब या तहसील। तो ज़बान का इक्तिसाब या तहसील से क्या मुराद है? तो फ्रेंड्स, तहसील से मुराद हासिल करना होता है और इक्तिसाब से मुराद यहाँ पर सीखना होता है, लर्निंग करना होता है। तो ज़बान की उसूलियाबी या ज़बान का इक्तिसाब एक ऐसा अमल है जिसके तहत आसपास के माहौल, वालिदैन और बुज़ुर्गों से ज़बान सीखी जाती है। ये एक फ़ितरी अमल है। ये अमल पैदाइश के बाद से शुरू होता है और 4 साल की उम्र तक बच्चा मादरी ज़बान का इक्तिसाब यानी सीख लेता है। मादरी ज़बान का जो है तो इक्तिसाब कर लेता है, सीख लेता है। मादरी ज़बान जो है तो उसको आती है। इस तरीके से यहाँ पर मेंशन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ज़बान की आमोजिश से क्या मुराद है? ज़बान की आमोजिश किसे कहते हैं? ज़बान की आमोजिश मादरी ज़बान सीखने के अलावा किसी दीगर ज़बान के सीखने से ताल्लुक़ रखता है, जैसे हिंदुस्तानी तनाज़िर में अंग्रेज़ी ज़बान का सीखना। ज़बान की आमोजिश में बाकायदगी पाई जाती है। तालिब इल्म शऊरी तौर पर क़वाइद के उसूलों की पाबंदी करता है, नहवी साख्त पर अमल करता है और बार बार मश्क से अपनी ज़बान पर महारत हासिल करने की कोशिश करता है। तो फ्रेंड्स, ज़बान की आमोजिश और ज़बान का इक्तिसाब, इस टाइप के क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं और बआसानी आप 30 में से 30 जो है तो नंबरात ला सकते हो। बट आपके जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। सीटेट ऐसा नहीं है कि बस किधर भी जो तो कैसे भी स्टडी कर लो और एग्ज़ाम में चले जाओ। तो इस तरीके से सीटेट नहीं दोस्तों, इसको सीक्वेंशियल और तरतीबवार मेहनत की ज़रूरत होती है और सही गाइडेंस की ज़रूरत होती है, जो कि आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आप बआसानी उर्दू सब्जेक्ट में 30 में से 30 नंबरात ला सकते हो। बट अच्छे से आपको कंसेप्ट आपके क्लियर अगर होंगे तो बआसानी जो है तो आपको पेपर में दुश्वारी नहीं जाएंगे और बआसानी आप 30 में से 30 नंबरात ला सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर ज़बान की आमोजिश मादरी ज़बान सीखने के अलावा किसी दीगर ज़बान के सीखने से ताल्लुक़ रखता है। उसके बाद है
जैसे हिंदुस्तानी तनाज़िर में अंग्रेज़ी ज़बान का सीखना, यानी कि हिंदुस्तान में, भारत में अंग्रेज़ी ज़बान सीखना ज़बान की आमोजिश में बाकायदगी पाई जाती है। तालिब इल्म शौरी तौर पर क़वाइद के उसूलों की पाबंदी करता है, यानी कि जो ज़बान की आमोजिश होती है उसमें क़वाइद की पाबंदी होती है, ग्रामर होता है, और जब जाकर बच्चे तालिब इल्म शौरी तौर पर ज़बान को सीखते हैं, नहवी साख्त पर अमल करता है और बार बार मश्क से अपनी ज़बान पर महारत हासिल करने की कोशिश करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क़वाइद इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। उसूलों की पाबंदी जो है तो यहाँ पर होती है, ग्रामर होता है जिसमें ज़बान की आमोजिश होती है। तो हम इस टॉपिक में देखेंगे कि ज़बान की आमोजिश और ज़बान की हुसूलियाबी में क्या फ़र्क है, यानी कि आमोजिश किसे कहते हैं और हुसूलियाबी किसे कहते हैं। दोस्तों, हुसूलियाबी और इक्तिसाब ये एक चीज़ है और आमोजिश जो है तो ये अलग चीज़ है। ये दोनों में क्या फ़र्क है, क्या जो है तो इसमें एक जैसे पार्ट है यानी कि कॉम्बिनेशन है, और क्या फ़र्क है, तो इस पर मबनी मुख्तलिफ क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे ज़बान की हुसूलियाबी, और नेक्स्ट यहाँ पर कॉलम दिया गया है ज़बान की आमोजिश। तो ज़बान की हुसूलियाबी एक फ़ितरी अमल है, ये नीम शौरी तौर पर होता है। तो हुसूलियाबी जो होते हैं दोस्तों, ये फ़ितरी अमल है, कुदरती चीज़ है। बच्चा जो है तो जिस माहौल में पैदा होता है, पैदाइश से लेकर 4 साल के दरमियानी वक्फे में ये ज़बान को हासिल करता है, एक्वायर कर लेता है। ये कुदरती चीज़ जो है तो है, इसमें बच्चों को सिखाना नहीं पड़ता है, ख़ुद सुनकर जो है तो वो ज़बान को सीखता है। लेकिन ज़बान की आमोजिश के लिए शौरी तौर पर कोशिश करनी पड़ती है, और ये अमल स्कूली तालीम में होता है। जैसे कि इंग्लिश सीखना है या फिर उर्दू सीखना है अच्छे से, तो उसमें ग्रामर आ जाएगा, उसमें जो तो क़वाइद आ जाएंगे। तो इस तरीके से है। नेक्स्ट पॉइंट है ज़बान की हुसूलियाबी के ज़रिए बच्चा अपनी पहली ज़बान यानी मादरी ज़बान पर दस्तरस हासिल करता है, यानी कि ज़बान की हुसूलियाबी के ज़रिए जो है तो बच्चा अपनी मादरी ज़बान को दुरुस्त करता है, उसको जो है तो दस्तरस हासिल करता है। इस तरीके से यहाँ पर बतलाया गया है। नेक्स्ट है ज़बान की आमोजिश का लफ्ज़ दूसरी ज़बान सीखने के लिए किया जाता है। ज़बान की जो आमोजिश होती है, ये आमोजिश का जो लफ्ज़ है ये दूसरी ज़बान सीखने के लिए किया जाता है। जैसे कि हमें मादरी ज़बान आती है और मादरी ज़बान के ज़रिए जो है तो हम उर्दू सीख रहे हैं या फिर इंग्लिश हम जो है तो सीख रहे हैं, तो इसमें क़वाइद आ जाएंगे, इसमें जो तो ग्रामर आ जाएगा। तो आमोजिश से मुराद दूसरी ज़बान सीखना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ज़बान की हुसूलियाबी में किताब और ग्रामर की ज़रूरत नहीं होती। तो फ्रेंड्स, यही बात यहाँ पर बतलाई गई है कि इसमें ग्रामर की ज़रूरत नहीं होती, इसमें जो तो क़वाइद नहीं रहेंगे, इसमें उसूल नहीं रहेंगे। जिस तरीके से मादरी ज़बान यानी कि बोली जाती है, उस तरीके से मादरी ज़बान में होती है, लेकिन इसमें डिफरेंट होता है। और नेक्स्ट है यहाँ पर ज़बान की आमोजिश में किताब और ग्रामर की ज़रूरत होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इंग्लिश हो या फिर उर्दू हो या हिंदी हो या मराठी हो, बंगाली हो या गुजराती हो, तमिल हो या कोई भी लैंग्वेज हो, तो उसमें किताब और ग्रामर की बहुत ज़रूरत होती है, इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हुसूलियाबी गैर रस्मी और गैर मुस्तकिल तरीके से होती है, यानी कि इसमें कोई सीक्वेंस नहीं होता है, इसमें जो तो कोई तरतीब नहीं होती है। ये ज़बान की जो हुसूलियाबी होती है गैर रस्मी होती है और मुस्तकिल तरीके से नहीं होती, यानी कि गैर मुस्तकिल तरीके से होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें बाकायदगी के साथ ज़बान के क़वाइद और उसूलों को सीखा जाता है। यहाँ पर जो है तो क़वाइद है, तो इसमें बाकायदगी के साथ दोस्तों क़वाइद और उसूलों को सीखा जाता है, रूल्स को जो है तो फॉलो किया जाता है ज़बान की आमोजिश में। और लास्ट पॉइंट यहाँ पर हम देखेंगे कि ज़बान की हुसूलियाबी बच्चे ज़्यादातर घरेलू माहौल में करते हैं, यानी कि घरेलू जो बच्चों का माहौल होता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है पैदाइश से लेकर 4 या 5 साल की उम्र तक, यानी कि स्कूल में जाने से कबल की जो उम्र होती है, उसमें बच्चे माहौल में होते हैं, घरेलू माहौल में होते हैं, और ज़बान को जो है तो घर के अफराद के ज़रिए सीख लेते, जैसे कि घर के अफराद ज़बान को बोलते हैं उस तरीके से वो सुनकर सीखते हैं। नेक्स्ट है ज़बान की आमोजिश रस्मी तौर पर स्कूल में असातिज़ा की निगरानी में जो तो करते हैं, मदद से जो तो होती है, यानी कि ज़बान की आमोजिश रस्मी तौर पर होती है, स्कूल में असातिज़ा करते हैं और उनकी मदद से जो तो ज़बान
सीखी जाती है, आमोजिश जो है उसकी की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है ज़बान की आमोजिश और हुसूलियाबी से मुतालिक मुख्तलिफ नज़रियात हम इसमें देखने वाले हैं दोस्तों। तो मुख्तलिफ नज़रिया सबसे पहले पाउलो और स्कैनर जैसे जो माहिर नफ्सियात थे, माहिर जो है तो खिरदारियत के मुताबिक ज़बान का सीखना महज मौरिक और जवाब के दरमियान ताल्लुक़ है। तो यहाँ पर जो कि मश्क, नक़ल और रटने से हासिल होता है, यानी बच्चा अपने माहौल की ज़बान को सुनता है, उसे दोहराने की कोशिश करता है, चीज़ों और उनके नाम के बीच रिश्ता जोड़ता है और इसी नतीजे में ज़बान सीख जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर किसी के जहन में जो भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। उसके बाद है नोम चॉम्स्की का नज़रिया। चॉम्स्की के मुताबिक बच्चों में ज़बान सीखने की सलाहियत पैदाइश होती है। तो यहाँ पर चॉम्स्की के मुताबिक जो ज़बान को सीखने की जो सलाहियत होती है तो बच्चों में पैदाइशी तौर पर ज़बान सीखने की सलाहियत होती है, क़ुदरती जो है तो तौर पर होती है। दुनिया में आने वाला हर बच्चा अपने साथ दिमाग में एक ख़ास उज़्व लेकर आता है जिसे LAD यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं। तो दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर बतलाई जा रही है कि जो भी बच्चा दुनिया के अंदर पैदा होता है उसके दिमाग में एक ऐसा पार्ट होता है, ऐसी जो है तो चीज़ कुदरती तौर पर होती है जिसे LAD कहते हैं, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं। एक्विजिशन का मतलब होता है एक्वायर करना, हासिल करना, डिवाइस यानी कि एक पार्ट, और लैंग्वेज यानी ज़बान। तो ज़बान सीखने के बुनियादी उसूल और अज्जा बच्चे में पैदाइशी तौर पर मौजूद होते हैं। पैदाइश के बाद जब बच्चा बोली जाने वाली ज़बान सुनता है तो ज़बान सीखने की सलाहियत मुतारिक हो जाती है और कुछ अरसे में बच्चे का दिमाग बोली जाने वाली ज़बान की पेचीदगी और साख्त को समझने लगता है और बच्चा ज़बान बोलना शुरू कर देता है। तो फ्रेंड्स ये चीज़ें यहाँ पर बतलाई गई कि नोम चॉम्स्की के मुताबिक बच्चे में जो है तो ज़बान सीखने की सलाहियत पैदाइशी होती है और जो भी बच्चा दुनिया में पैदा होता है तो एक ख़ास किस्म का उज़्व जो है तो उसके दिमाग में होता है जिसको LAD कहते हैं, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं। और बच्चा ज़बान सीखने की बुनियादी उसूल और अज्जा जो है तो बच्चे में पैदाइशी तौर पर मौजूद होते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के ज़रिए। और पैदाइश के बाद जब बच्चा बोली जाने वाली ज़बान सुनता है, यानी कि जब बच्चा जो भी माहौल में, जो भी घर में पैदा होता है, तो जब वो ज़बान को सुनता है उस घर में, उस माहौल में, तो ज़बान सीखने की सलाहियत मुतहर्रिक हो जाती है और कुछ अरसे में बच्चे का जो दिमाग होता है वो बोली जाने वाली ज़बान की पेचीदगी और साख्त को समझने लगता है और बच्चा धीरे धीरे जो तो ज़बान को बोलना शुरू कर देता है। नेक्स्ट है चॉम्स्की का कहना है कि ज़बान का फितरी सॉफ्टवेयर या क़वायद फितरी तौर पर बच्चे के दिमाग में होता है जिसे उन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर कहा है, जो ज़बान बच्चे के जीन्स में पोशीदा होती है। तो फ्रेंड्स इन्होंने जो है तो यूनिवर्सल ग्रामर जो है तो फितरी सॉफ्टवेयर को कहा है जो कि बच्चे के दिमाग में पैदाइशी तौर पर होता है और बच्चे के जीन्स में पोशीदा होता है। उसे इनिट लैंग्वेज कहा जाता है। माहौलियाती राब्ता फितरी क़वायद को बेदार करता है। इस बेदारी के नतीजे में इंसान कोई भी ज़बान सीख सकता है बशर्ते उसे ज़बान सुनने के मुनासिब मौके मिले। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और नेक्स्ट है प्याजे और वाइगोत्स्की का नज़रिया। प्याजे और वाइगोत्स्की से जो है तो मुताल्लिक़ हम इसमें देखेंगे कि क्या जो है तो उन्होंने कहा है। तो प्याजे का नज़रिया जो है वो तामीराती नज़रिया जो है तो प्याजे का है, जीन प्याजे जिसे कहते हैं, जो आपको CDP में भी मिलेगा और हिंदी में भी जो है तो सुनने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर प्याजे का नज़रिया तामीराती है जिसके मुताबिक बच्चा हवासे खमसा के ज़रिए आलमी निज़ाम की तश्कील करता है जिसे एकोमोडेशन और एसिमिलेशन के ज़रिए स्कीमा बनाता है। और एकोमोडेशन और एसिमिलेशन जिसे हम कहते हैं ये प्याजे से रिलेटेड है, जबकि वाइगोत्स्की के मुताबिक ज़बान समाजी तामुल का नतीजा है। SCL यानी सोशल, कल्चर और लैंग्वेज, ये वाइगोत्स्की से मुताल्लिक़ है। लेव वाइगोत्स्की जो तो जिन्हें कहते हैं, वाइगोत्स्की ने अपने समाजी सकाफ़ती नशोनुमा यानी सोशल कल्चर
कल्चरल डेवलपमेंट थियरी में 3 चीज़ों यानी समाज, सकाफ़त और ज़बान पर काफ़ी ज़ोर दिया है। उसके बाद है, जब भी फ्रेंड्स प्याजे से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको हवा से खमसा याद रखना है, एकोमोडेशन, एसिमिलेशन जो है तो आपको याद रखना है। और वाइगोत्स्की से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेगा उसमें 3 चीज़ें आपको जो है तो याद रखनी है, जिसे एचसीएल के ज़रिए सोशल, कल्चर और लैंग्वेज को आपको ज़हन नशीन रखना है, जिसे समाज, सकाफ़त और ज़बान कहेंगे। तो ये टैग वर्ड रहेंगे, इसको आपको जो है तो ज़हन नशीन रखना है। नेक्स्ट है, बच्चों के अमली सलाहियत और मुमकिना सलाहियत के बीच फ़र्क पाया जाता है। उसे वाइगोत्स्की ने इस फ़र्क को खुरब-नशोनुमा का इलाका यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा है। ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है, किसे कहते हैं, वो डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको नेक्स्ट लेक्चर जो जैसे जैसे हमारे होंगे उसमें दी जाएंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर तजुर्बेकार अफराद के ज़रिए बच्चे का दिया जाने वाला सहारा मचान, जिसे मचानबंदी यानी कि स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। जब बच्चा अपने आप से बात करते हैं, बच्चे जब खुद से बात करते हैं तो ज़बान का इस्तेमाल करते हैं, तो उसे निजी तकरीर यानी कि प्राइवेट स्पीच कहा जाता है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो खुद से जो तो बातें करते हैं उसे निजी तकरीर कहेंगे, प्राइवेट स्पीच जो है तो उसे कहेंगे। इस तरीके से यहाँ पर बतलाया गया। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तमाम चीज़ें समझ में आएंगी और आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे बैंडोरा का समाजी जो है तो नज़रिया आमोजिशी, बैंडोरा का समाजी आमोजिश का नज़रिया और उससे रिलेटेड पॉइंट्स हम नीचे डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।